दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल अली आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज जिस शख्स से आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूँ, उसको शख्स ना कह के एक शख्सियत कहूँगा तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि जिस शख्स से मैं आप लोगों की तारुफ कराना चाहता हूँ, उन्होंने माशाल्लाह हर फील्ड में अपने आप को आजमाया और तरक्की की। ऊपर वाले के करम से, इनके वालिदैन की दुआओं के तौफील बहुत तरक्की करी। और दोस्तों, बात यह है कि जहाँ से इन्होंने हाई स्कूलिंग करी हो या जहाँ से इन्होंने हायर एजुकेशन किया है, सब लोग इनको नाज करते हैं। तो मैं मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी साहब से आपका तारुफ कराना चाहता हूँ, आपको रूबरू कराना चाहता हूँ अपने इस शेर के साथ कि आपने मेरे घर में क्या कदम रखा, आपने मेरे घर में क्या कदम रखा, बढ़ गई लौ मेरे चिरागों की। आइए दोस्तों, जानते हैं मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी साहब की ज़िंदगी के बारे में, कैसा उनका सफ़र रहा। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये देखिए, बहुत सारी सलाहियतों के मालिक हैं। एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, पॉडकास्ट भी करते हैं, गाइडेंस भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव की भी स्किल्स इनके पास हैं, एकेडमिशियंस भी हैं, और न जाने क्या क्या जो है स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, और लिखने का भी शौक़ है, ना जाने क्या क्या इनकी सिफत हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके बारे में थोड़ा सा तारुफ कराना ऐसा है जैसे सूरज को चिराग या दिखाना। तो आइए जानते हैं आसिफ भाई की ज़बानी कि आपका सफ़र कैसा रहा, आपने किस तरह से क्या क्या चीज़ें करी। आसिफ भाई, खैर मकदम है हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वसी साहब ने जो है मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और हमें इतनी इज़्ज़त दी। दोस्तों, तो ये बहुत ही लंबा एक इंट्रोडक्शन जो है वसी साहब ने मेरा दिया, और अल्लाह के करम से जो भी ज़िंदगी में हुआ वो जाहिर सी बात है कि एक माँ बाप की दुआओं का नतीजा है कि उनकी दुआओं के बगैर हम लोग जो है कुछ भी नहीं है। और हम लोग जो भी मुकाम हासिल किया आज की डेट में, उसमें एक अब हमारा जो है एएमयू का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जिसकी वजह से जो है वो आज की डेट में जो है यहाँ तक जो है पहुँचे। और जहाँ तक मेरी स्कूलिंग की बात है, मेरी स्कूलिंग जो है वो अलीगढ़ पब्लिक स्कूल से हुई, और 8 तक जो है मैंने तालीम जो है वहीं से हासिल की, और काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स से जो है हमारी मुलाकात हुई और लोगों के बारे में जाना। एक बेहतरीन जो था हमारा एक स्कूलिंग थी और फ्रेंड सर्कल था। बल्कि मैं समझता हूँ आसिफ भाई कि स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप खास तौर पे प्राइमरी एजुकेशन या फिर मिडिल एजुकेशन में जो बैकग्राउंड बनाते हैं, तो मैंने भी जो आपने थोड़ा बहुत जो भी किया है काम, तो मैं सारा क्रेडिट अपने स्कूल के असातिज़ा को देना चाहता हूँ। तो आप जैसे बताया कि आपने आपकी स्कूलिंग अलीगढ़ पब्लिक स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई, और जो मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, जो मेरे साथ के क्लास फेलोज जो भी मेरे दोस्त वगैरह रहे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज की डेट में जो है बड़े अच्छे जो है मकाम पे हैं मौजूद इस टाइम। चाहे वो डॉक्टर आरिफ साहब हों, वो मेरे साथ ही पढ़े, और आज की डेट में जो है अपोलो में जो है वो कार्डियोलॉजी के कंसल्टेंट हैं, और बहुत ही बेहतरीन जो है उन्होंने एक जो है अपनी फील्ड के अंदर जो है एक मकाम बनाया। डॉक्टर आदिल साहब हैं जो आज की डेट में जो है कुवैत में हैं, और उन्होंने जो है वो भी अलीगढ़ से ही उन्होंने MBBS और MD जो है पास आउट किया, और आरिफ साहब ने जो है वो भी MD जो है अलीगढ़ से ही उन्होंने हासिल की तालीम सारी। ये मेरे जो है समझ लीजिए कि जिसे ही वो कहते हैं कि एक लंगोटिया यार, जिसे हम कहते हैं, उस टाइप की चीज़ें जो है उनके साथ रही। अच्छे साथ के जो लोग होते हैं, मेरे भी साथ के जितने दोस्त रहे स्कूल के फर्स्ट क्लास से जो दोस्त रहे हैं आज तक, तो वो लोगों का एक अलग, आज भी माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा काम है। तो स्कूलिंग बेसिकली कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। तो फिर जो और हमारी जो टीचर्स हज़रात हैं, जैसे आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग अलीगढ़ पब्लिक स्कूल, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ पब्लिक स्कूल अलीगढ़ के वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल्स में से आता है, और वहाँ के जो एलुमनी हैं वो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक मकाम हासिल किया है। उसमें से एक शख्स हमारे सामने बैठे हैं, मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी साहब, और जानते हैं और उनके बारे में आगे। जी आसिफ भाई। तो चीज़ें जो है इस तरीके से जो है वो चलती रही। उसके बाद जो है मैं 8th के बाद जो है मैं सिटी हाई स्कूल मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, आपका नाम 9th क्लास में इधर? जी, जो आज की डेट में जो है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जो है वो मशहूर है। तो चीज़ें जो इस तरीके से आगे बढ़ती चली गई। फिर मैंने एएमयू से जो है एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैंने हासिल की, और सिविल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड रहा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, चीज़ें तो आगे चलती रहीं। बैचलर डिग्री वगैरह हासिल की मैंने एएमयू से ही,
और उसके बाद जो है क्या कहते हैं भोपाल से जो है मैंने जो है एक MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस की जो डिग्री जो है वहाँ से ली मैंने अच्छा, SRK यूनिवर्सिटी आपकी से। जैसे प्रोफाइल में मैंने जब देखा और बात करी तो देखा कि इसीलिए आप, जैसे आपने बताया आपका सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, जी जी प्लस आपके साथ साथ मैनेजमेंट से भी चीज़ें हैं, तो यही शायद झलक नज़र आती है, क्योंकि आप देखिए एजुकेशन कंसल्टेंट भी हैं, आप जी। इंडस्ट्री के कंसल्टेंट भी हैं, जी जी उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव जी हैं, जी और सारे टूल्स जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए रूट से लेवल से, तो ये सब समझता हूँ कि जी जो आपने जो मल्टी टैलेंट या मल्टी स्किल्स के सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा जी, या जी। फिर हायर, तो वो सारी चीज़ें आपकी शख्सियत में झलकती जी, हैं। जी। क्योंकि क्या हुआ ना कि मैंने जो है स्टडी अपनी कहीं पर जो है वो रोकी नहीं, और जहाँ पर भी मुझे जो है मौका मिला डिग्रीज वगैरह लेने का या क्वालिफिकेशन अपनी बढ़ाने का या नॉलेज को गेन करने का, वो मैंने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो है अपनाए। और मैंने जो है PG डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग भी किया इग्नो से। अच्छा, और अच्छा, बहुत जी, अच्छा। तो मतलब एक पढ़ने का शौक जो है वो एक तरीके से दोस्तों बचपन से व्यूअर्स रहा। देखो, जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज हम आसिफ भाई से सीखेंगे, और मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि आपको मल्टीटास्क इज आर टुडेज नीड्स। अगर हमें करना है तो हमें मल्टी डायरेक्शन में अलग अलग, कोई भी पढ़ाई खराब नहीं जाती। जैसे कि आसिफ भाई ने बताया है कि सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, अर्बन प्लानिंग में भी उन्होंने काम किया, और उसके साथ साथ मार्केटिंग और सेल्स इसमें भी उन्होंने वर्कआउट किया, कंसल्टेंसी भी करी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस किसी भी शख्स के लिए ज़रूरी होता है। और दो लोग सिर्फ एक ही तरह की पढ़ाई करते हैं, तो क्योंकि वो आज के दौर में नहीं, हमें डायरेक्टली कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को अपनी जो स्किल्स हैं वो मल्टी स्किल्स बनानी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है कि आपको जो है जो चल रही है चीज़ें, जी जी, उसके हिसाब से अपने आप को जो है वो ढलना पड़ेगा माहौल में चीज़ों को करने के लिए, चाहे वो डिजिटाइजेशन हो, चाहे वो सारी चीज़ों। आज की डेट में जैसे आप देखें कि एजुकेशन जो है वो डिजिटल की तरफ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है ना। वो आपसे ही नहीं, कोरोना दौर ने जो हम लोगों को बहुत ही कुछ सिखाया। अब देखिए वसी भाई क्या हुआ कि जब हम कोरोना दौर की तरफ जब बढ़े, तो जाहिर सी बात है उस बीच में जो है जॉब्स का बड़ा एक क्राइसिस भी रहा। जी, जी। और चीज़ें जो है वो बहुत बुरी तरीके से बदलना शुरू हो गई, है ना। हर आदमी जो है वो ऑटोमाइजेशन की तरफ जाने लगा, जी, है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो है उनको जो ह्यूमन पावर का जो इंटरवेंशन था वो भी कम हुआ है, वो कम हुआ जी। चीज़ों का, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो चाहे वैसे हो। एक दौर था कि भाई हम लोग जो थे मार्केटिंग करते थे, वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग चल जाती थी, या डोर टू डोर मार्केटिंग है वो चल रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही है। बिल्कुल। असल में अब जो ट्रेंड जो है बहुत अलग, वो अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लोग आ गए हैं। पहले तो कहते थे कि बैकग्राउंड में कि भाई माउथ मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है, ब्रांडिंग बहुत जरूरी है किसी के लिए, लेकिन ना वो हल्के हल्के कोविड-19 के बाद माउथ मार्केटिंग के जरिए के बाद लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फोकस कर दिया, और ये बहुत सोशल मार्केटिंग और सबसे बड़ा इम्पैक्ट किया जी। मतलब अलग ही तरीके के एक्सपीरियंस रहे हम लोगों के कोविड में। तो क्या हुआ कि जॉब के क्राइसिस वगैरह होने लगे, तो मेरी कंपनी जो है, जो जिसके थ्रू मैं काम कर रहा था उस पीरियड में, तो मैं जो था मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। अच्छा अच्छा। तो उनकी तरफ से जो है मुझे एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। बोले कहने लगे कि भाई ऐसा है कि आप जो है ईटानगर ज्वाइन कर लीजिए स्मार्ट सिटी। अच्छा अच्छा। और मैं जो था अरुणाचल प्रदेश से तो बहुत काफी दूर है। मैं जो था फैमिली के साथ था मुरादाबाद में, तो मेरे दिमाग में जो बहुत सारी चीज़ें एकदम से चलने लगी। जी जी जी। और एकदम से कोई भी फैसला जब फैमिली के साथ रह रहा होता है, तो आदमी फिर नहीं ले नहीं पाता फैसला इस तरीके से, है ना। तो मैंने यही सोचा कि यार ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो जॉब है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा बनी हुई है। जी जी, है ना। खास तौर से जब आप किसी इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में होते हैं, है ना। और सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो ऐसी इंडस्ट्री है कि आप जो है एक प्लेस पे काम नहीं कर सकते। आपको तो खास एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, की जॉब में एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, दूसरे प्रोजेक्ट में आपको जाना है। अब दूसरा प्रोजेक्ट का पता नहीं डिस्टेंस कितनी दूर है, हो सकता है 100 किलोमीटर हो या फिर 1000 किलोमीटर हो या उससे ज्यादा हो। तो ये चीज है बड़ी, और उसकी ड्यूरेशंस को भी आप फिक्स नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट जो है हमारा 3 साल का है, 4 साल का है, लेकिन क्या पता कब कौन से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हो जाएं। जी बेशक। प्रोजेक्ट को बीच में ही वो जो इस बात को खत्म करते हैं, क्योंकि इस तरीके के ऑर्डर्स हुए उस पीरियड में। जी जी। गवर्नमेंट ने जो है सैलरीज काफी रोकी लोगों की। जी जी। और लोग जो थे परेशान होने लगे। हमारी साइड पे लोग काफी परेशान हुए, क्योंकि सैलरी जो थी वो 1-1, 1.5 महीने, 2-2 महीने तक जो है लोगों की नहीं होगी। और ये मिडिल मैन आदमी जो होता है वो कहीं ना कहीं उसे सर्कुलेशन चाहिए होता है, और 1-2 महीने का फर्क पड़ता ही है अगर हम देखें। हालांकि उस पीरियड में जो थे हमारे जो संजय चौहान साहब जो थे हमारे CEO थे जी स्मार्ट सिटी के, जो कि IPS थे उस पीरियड में, लेकिन अब ये है कि अब तो IAS हो गए। अच्छा अच्छा। तो उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोगों के साथ रहा। उनको सपोर्ट बहुत अच्छा था उनका, बात करने का तरीका वगैरह ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी। तो बड़ा एक हम लोगों के बीच में जो था वो वहाँ के जो स्टाफ था उसके बीच में भी बड़ा लगाव था।
और चीज़ें जो थी वो अच्छी चलती रहीं, लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं कशमकश यही बनी हुई थी कि नहीं, अब जो है जॉब के साथ साथ हमें जो है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है बनानी चाहिए, है ना। जो है डोंट कीप ऑल एग्स अंडर अ सिंगल बकेट। जो अब वो किस तरीके से मैनेज की जाए, तो ये दिमाग में जो है सवाल जो है वो चलने लगे, है ना। तो जब हम घर पे लौट कर आए तो फैमिली जो थी मेरी, जाहिर सी बात है, पापा वगैरह सब अलीगढ़ में ही सेटल थे जी। तो मैंने ये सोचा कि फैमिली को जो है अलीगढ़ में सेटल किया जाए, हाँ, है ना। एक बेस अपना होना चाहिए, जी बेस होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक एज होती है, एक एज तक जो है आप अपना बैग लेके घूम सकते हैं। हाँ, उसके बाद तो जाहिर सी बात है फैमिली का प्रेशर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद सारी चीज़ें ये जो है वो करनी पड़ती है, मैनेज करना था। तो स्कूलिंग भी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी मेरी बेटी, है ना। तो मैंने कहा कि स्कूल भी एक परमानेंट हो जाएगा अगर मैं अलीगढ़ में सेटल होता हूँ। तो हम लोगों ने हमने क्या किया कि हमने एक चीज़ ये देखी कि जो ई कॉमर्स का जो बिजनेस था, अच्छा, वो उस पीरियड में था, बड़ी ज़बरदस्त जी, खासतौर पे कोविड-19 के बाद तो उसका ग्रोथ थी ज़बरदस्त। कोविड-19 के दौर में भी थी, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ थी, क्योंकि लोग जो थे वो घर से निकल नहीं पा रहे थे और उनकी डिमांड जो थी ऑनलाइन बढ़ गई थी एकदम। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली एक तरीके से। हमने जो है सीएस वगैरह जो है काफ़ी लोगों से डिस्कस करा किस तरीके से कंपनी बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड तो था नहीं कि हम बिजनेस बैकग्राउंड से, तो वो डिस्कशन जो थे बहुत ज़रूरी थे लोगों से करना। तो हम लोगों ने जो था कि मैंने ये सोचा कि क्योंकि कंपनीज भी हैं, आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं ना। या तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म को खोलें, है ना, सबसे ईजी चीज़ होती है, या आप LLP में चले जाएं, जी, या 1 पर्सन कंपनी खोलें, या प्राइवेट लिमिटेड खोलें, जी, है ना, या प्राइवेट कंपनी में इसको कन्वर्ट करें। तो जब हमने उसके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह सारी चीज़ें देखी, तो हमें सबसे इजी मेथड जो लगा वो प्रोप्राइटरशिप का लगा। अच्छा, है ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी कम पड़ेंगे, इजी डॉक्यूमेंटेशन, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम होगा, दूसरों के मुकाबले कम होगा। क्योंकि आप क्या होता है ना, जैसे कि आप अगर LLP भी खोल लेते हैं कंपनी, तो उसके अंदर भी आप बोर्ड्स की मीटिंग करिए, ये करिए, वो करिए, सारी चीज़ें, है ना। दोस्तों यहाँ पे एक बात पे फोकस करना चाहता हूँ कि खास तौर पे वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो जैसे कि अभी आसिफ भाई ने बताया कि प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की भी कुछ कमी होती है, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी उसका जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इससे मुतालिक और बात करेंगे आगे के कैसे कैसे चीज़ें। जी आसिफ भाई। जी। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि अगर मैं ऑडियंस व्यूअर्स को मैं बताऊँ अपने एक्सपीरियंसेस, तो उसके बाद जो थे हम जो था प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो है वो चले गए, है ना। जी। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में जाने के बाद जो हमने अपनी लिस्टिंग वगैरह कराई, और ये चीज़ें देखी कि हम जो है अब कौन से मार्केटिंग के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं या कंफर्टेबल है, कौन से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है हमें ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम अमेजन के ऊपर गए, जी। और दूसरी चीज़ थी प्रोडक्ट का सिलेक्शन, जी। किसी भी बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन जो है बहुत ही मायने रखता है ना। अब हम मान लिया कि वो प्रोडक्ट जो है हम अलीगढ़ से ऑप्ट ना करके कहीं बाहर से ऑप्ट करते, जी, तो उसके भी अपनी एक पॉजिटिविटी है और मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी। उसके अंदर क्या चीज़ हो रही थी कि हमने अपने एनालिसिस वगैरह रिसर्च वगैरह करी कि जैसे कि मान लिया कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मल्टीपल यूज़ के लिए आ रहा है या किचन के यूज़ के लिए आ रहा है ना, उसको हम मान लिया कि हम गुजरात से मंगाते हैं, है ना। तो अपनी लोकेशन तक लाने में हमारा एक अपने खर्चे आ रहे थे लॉजिस्टिक के, जी। तो उससे क्या हो रहा था, प्रोडक्ट की प्राइसेस जो थे वो ओवर प्राइस हो रही थी, और कंपटीशन का दौर तो वैसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो हमने क्या किया, हमने अलीगढ़ की जो लॉक इंडस्ट्री है उसको टारगेट किया, ओह, है ना। तो यहाँ पर जो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ जो है वो दो चीज़ों से जाना जाता है। एक तो यहाँ के लॉक इंडस्ट्री के रिलेटेड, और दूसरी चीज़ ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सब लोगों आसिफ भाई के थ्रू एक जो बात पता चली है हमें कि हम जहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कि वहाँ की स्ट्रेंथ हमारी क्या है। तो एनालिसिस करने के बाद आसिफ भाई ने सोचा कि हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं लॉक इंडस्ट्री में, क्योंकि लॉक जो है पूरी दुनिया में यहाँ के लॉक मशहूर हैं। जी, लॉक्स हैं और भी हार्डवेयर एक्सेसरीज जैसे कर्टन एक्सेसरी वगैरह है, जी, उसके लिए भी जो है अलीगढ़ काफ़ी मशहूर है। या कि जैसे कि जो कुछ मुरादाबाद के आइटम्स हैं वो भी अलीगढ़ के अंदर बनते हैं। अलीगढ़ जो है अपने आप में एक एक्सपोर्ट का भी हबी है एक तरीके से, है ना। जैसे मुरादाबाद हुआ, जैसे मुरादाबाद में रहा तो मुरादाबाद के अंदर भी एक्सपीरियंसेस थे कि मुरादाबाद में किस तरीके के आइटम्स बन रहे हैं, डेकोरेटिव आइटम्स जो है मुरादाबाद, वहाँ के भी लोगों से आपका एसोसिएशन हो गया होगा, और बातचीत रिलेशन बहुत जरूरी होते हैं। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में था तो लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से ही मेरे ताल्लुकात, जी, और लोगों से भी बातचीत हुई। पियाशी बड़ी जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए, कि मतलब किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या है, या इंडस्ट्रीज के अंदर जो है, या किस तरीके से इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप होना चाहिए, है ना। या कोई प्रोडक्ट जो है वो हम कम्पीट कैसे करेंगे अदर्स के साथ, क्योंकि कंपटीशन तो हर फील्ड के अंदर है, जी। और आपको जो है उसके अंदर उभर के अपने आप को ऊपर की तरफ लेना है, और फिर अगर आपका पीआरशिप है स्ट्रांग है तो फिर वो उभरने में, और जो ग्राफ है, तो शायद यही एक बड़ा एक आपकी लाइफ में
देखते हैं कि 3-4 साल में जो आपने एक जंप किया है, तो जी, वो जी। उसमें आपकी जो पीआरशिप है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, हाँ, जो आपके समझे। ताल्लुकात हैं। हाँ, और इन सब में आपका खुद का बिहेवियर भी और आपके ताल्लुकात कैसे रहे हैं, आपका नेचर और आप कितने ईमानदार, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कूट-कूट के हमारे आसिफ भाई में पड़े हुए हैं। बहुत नॉबल, बहुत हम्बल, बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक और साथ-साथ जो है बहुत ही ईमानदार और बहुत ही लगन और डेडिकेशन से कोई भी काम करना है। और यही वजह रही कि कोविड-19 के बाद आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, कई इंडस्ट्री को सेटअप किया माशाल्लाह। और उसके साथ-साथ ये एक हमारे लिए नज़ीर है कि जो ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, या फिर उसके साथ-साथ कोई आपका जो है अलग इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो, मीडियम एंटरप्राइजेज़ हो या माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हो, उस सब के लिए आसिफ भाई जो है फ्री कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, अपने मशवरों से भी नवाज़ते हैं। जी आसिफ भाई। जी। एक्चुअली क्या है कि जब हमने अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट किया, सारी चीज़ें की, उसके बाद हमसे लोग भी जुड़ना शुरू हुए। तो क्या हुआ, मैंने एक प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्ज़र्व करी, वो ये था कि हमारी डिपेंडेंसी अदर मार्केट प्लेसेस के ऊपर, अच्छा। जैसे ख़ास तौर से अमेज़न है, मीशो है हाँ, हम किसी या न कहीं फ्लिपकार्ट डिपेंड है। हैं। हाँ, तो हम जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। अब हुआ क्या कि मैंने जब चीज़ें सारी जो करना शुरू करी, तो अमेज़न के ऊपर जो है हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, जी, जो कि प्रोडक्ट जो था वो होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड था। जी। अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो था कि एक होता है प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, हाँ, हाँ। है ना? कि जब आप प्रोडक्ट जो अपना लिस्ट कर रहे हैं, कैटलॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो आपकी विजिबिलिटी कितनी है कितनी है? जी, ना? ये बहुत मायने रखता है। और बस वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं आपके प्राइसेस के ऊपर, जी। है ना? तो हमने क्या किया, हमने भी जो है एनालाइज़ करना शुरू करा पोर्टल के ऊपर, भाई कौन से वेंडर के कितने प्राइसेस हैं, क्या है। जी, 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 जी। तो हमने क्या किया, उनके प्राइसेस जो थे, जो ऑलरेडी, ज़ाहिर सी बात है, जो ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट हैं, उनके प्राइस से आपको नीचे ही जाना पड़ेगा जब आप कम्पीट कर आप पाएंगे, है ना? कॉम्पिटिशन वरना तो कम्पीट ये नहीं कर आप खुद पाएंगे। एनालिसिस करते थे या फिर आपकी कोई टीम भी थी जो? नहीं, टीम नहीं थी हमारे पास, मैं खुद ही सारी चीज़ें एनालिसिस अच्छा, करता अच्छा, था, है ना? क्योंकि मैं बताऊँ कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो, जी, जी। ये खुद में बहुत बड़े टूल हैं, बेशक, बहुत बड़ा क्योंकि टूल। वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से दिखाते रहते हैं कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कौन से हैं, जी, जी, जी। है ना? या पब्लिक जो है किसका रेटिंग ज़्यादा दे रही है, सॉरी। रेटिंग ज़्यादा दे रही है, उनकी रेटिंग्स वगैरह भी आप देख रहे हो, जी, जी, है ना? जी, किसकी रेटिंग अच्छी चल रही है, क्या चल रही है। जी। तो अब जब हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया अपना, तो अमेज़न ने जो है अपना एक रिमार्क दिया, कोई मतलब एक तरीके से नोटिफिकेशन दिया, हमें एक नोटिस दिया, अच्छा, अच्छा। है ना? वो नोटिस क्या दिया उन्होंने कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इंफीरियर है। ओहो! जबकि हालांकि वो प्रोडक्ट जो किसी ने जब यूज़ ही नहीं करा, तो इंफीरियर कहाँ से हो गया? कैसे आप दे सकते या हैं? हमने उनको पहुँचाया हो तो उनको मालूम चले कि इंफीरियर है। जी, जी। तो ये मेरे दिमाग में ये चीज़ें जो थी एकदम से हिट होने लगी। मैंने कहा ये किस तरीके से ये नोटिफिकेशन हमें क्यों भेज रहा है, क्या दिक्कत है? तो हमने उनके अंदर ऑब्जर्व करा एक तरीके से चीज़ों का कि एक इनकी कंपनी थी अमेज़न की खुद की। अच्छा, बल्कि वो अमेज़न खुद आपके हाँ। आपके प्रोडक्ट से इंफीरियर थे, उनको घबराहट हो रही थी कि भई आपका हाँ, प्रोडक्ट कि हम आगे compete लेके आ करने जा गए। रहे हैं। तो ये हाँ। तो देखिए सर, अगर हम एक जज़्बा हो ना, एक जज़्बे के साथ और वालिदैन की दुआएँ हों, सबका साथ हो, तो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन भी आपसे घबराती हैं, जिसकी मिसाल जो है अभी आसिफ भाई ने दिया कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए कि उसके बाद अमेज़न वालों की तरफ से अमेज़न को खुद जो है घबराहट हाँ, होना शुरू घबराहट हो होने लगी, जी। क्योंकि हुआ क्या कि उन्होंने जो था सेम प्रोडक्ट था हमारा, जी, और उनका जो था वो भी सेम ही था। जी, जी, जाहिर सी बात है, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कम थी, जी, उनकी ज़्यादा थी। ज़्यादा थी। तो उन्होंने ये लगा कि हमारी कैटलॉग जो है ऊपर चली जाएगी, जी, कहीं ना कहीं, है ना? उनका एल्गोरिथम जो था हमारे प्रोडक्ट को ऊपर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। जी, वो उनकी मजबूरी थी उसको ऊपर पहुंचाना, जी, जी, जी। है ना? तो उन्होंने कहा इसको कैसे रोका जाए, तो इसको जो है क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू जो है हम कर इस प्रोडक्ट को पीछे कर सकते हैं, है ना? जी, जी, तो मैंने उसी टाइम मेरे दिमाग में हिट हुआ कि डिपेंडेंसी जो है बड़ी खतरनाक चीज़ है, हाँ, है ना? जी, अब ये हमारे बिजनेस के लिए खतरा बन रहा खतरा बन रहा है। है ना? क्योंकि मैं बताऊं, जैसे क्लाउडटेल जो है अमेज़न की अपनी सब्सिडरी कंपनी है, उस टाइम जो था अमेज़न का नियर अबाउट जो मुझे ध्यान है कि 60% का जो हिस्सेदारी थी अच्छा, इस इस कंपनी के कंपनी में। क्लाउडटेल के अंदर। जी, जी, जी। तो इसमें जो था काफ़ी लोग जो थे कोर्ट में भी चले गए थे, बड़े-बड़े अच्छा, बिजनेसमैन। जी, जी। तो उन्होंने ये अमेज़न से जो है ये क्वेश्चन किया कि मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप जो है इस पोर्टल, ई-कॉमर्स पोर्टल के साथ जो है ये हमारे साथ ये एक तरीके से हमारा हनन है, हमारा राइट्स, नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं हमारे राइट्स का हनन है, क्योंकि आप कंपटीशन को वो नहीं कर रहे हैं। जी, जो बिजनेस कंपटीशन होता है एक तरीके से, वो चीज़ जो है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लागू नहीं हो रहे, लागू नहीं हो रहे। है ना? कार्टेल जैसे कहते हैं, जी, जी, है ना? वो चीज़ जो थी होने लगी। जी। तो कोर्ट वगैरह में पहुंचे तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा, उन्होंने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व एकदम से देख लिया कि ये सारी चीज़ें जो गलत हो रही हैं, और तो उन्होंने जो था अमेज़न से ये कहा कि भाई आप जो है अपनी हिस्सेदारी को कम करो,
इस कंपनी के अंदर आप इतनी नहीं रह सकते जी जी इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, जी है ना। कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा, उन्होंने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व एकदम से देख लिया कि ये सारी चीज़ें जो गलत हो रही हैं, और तो उन्होंने जो था अमेजन से ये कहा कि भाई आप जो है अपनी हिस्सेदारी को कम करो, इस अच्छा कंपनी के अंदर आप इतनी नहीं रह सकते जी जी इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, जी है ना। तो उनके भी अपने रूल्स हैं, जी जी कॉर्पोरेट लॉज हैं, ऐसे जी थोड़ा जी कि आप बेशक कुछ भी बेशक चीज़ें करके चल दोगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि जो जैसे कि जब एल्गोरिदम उनका काम करता है अमेजन का, तो वो इस तरीके से काम करता है कि जब आप ऐड चलाते हो, हाँ हाँ जी ऐड जी रन जाहिर सी करते हैं बात है अमेजन के ऊपर, है जी ना, जी जी अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। तभी उसे उनकी अर्निंग हाँ, तो होती है और ये लोग क्या others- करते हैं कि जो ऐड चला रहा था उसकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को ऊपर कर देते हैं। अच्छा अच्छा वो पेजेस जो है ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, आपका अगर आप आप ऐड नहीं चला रहे हो, आपका पेज डाउन हो जाएगा, हाँ वही और हम लोग उनसे के मुकाबले अभी नहीं कर सकते है ना। तो फिर आपने सोचा कि हम क्यों ना डिपेंडेंट उन पे रहें उसका खुद का एक अलग से हाँ, प्लेटफॉर्म बनाते फिर उसके हैं बाद ये और खुद को ये जी, आपने वहाँ से जी, ये जी। चीज़ सीखी फिर और हमने जो था क्या कहते हैं अपना एक पोर्टल बनाया shazzycreations.in के नाम से, ओके और बल्कि हमने 3-4 वेबसाइट जो है अपनी डेवलप की। अच्छा व्यू पिक्सल्स के नाम से भी हमने अपना जो था बिजनेस लिस्ट कराया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब आ जाती है डेवलपर्स के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी। अब फिर डेवलपर्स पे आ अब जाते हैं लाइए डेवलपर, जी है ना? अच्छे से अच्छा हाँ, डेवलपर जो कि आपको जो है सारी चीज़ें जो है डेवलप करके दे। जी तो मैंने जो था कि यूट्यूब का एक बहुत ज़बरदस्त मैंने यूज़ किया अच्छा लर्निंग के लिए एक्चुअली, अच्छा अच्छा और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि जिनके ज़रिए से मैंने बहुत कुछ सीखा। जी जी जैसे कि एक यूट्यूबर है सद्दाम कासिम के नाम से भी है, अच्छा अच्छा तो उनके मैंने वीडियोज़ वगैरह भी काफ़ी वॉच किए। व्यूअर्स आप भी जो है ये देख सकते हैं क्या आपने नाम बताया सद्दाम कासिम, सद्दाम कासिम साहब की वीडियो देख सकते हैं और आप भी अपने अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पहुंचा सकते हैं जैसे कि हमारे मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी भाई ने पहुंचाया और देखिए ये सेल्फ लर्न करके उन्होंने और यूट्यूब के जरिए से और यूट्यूब देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है आप हम लोग इसमें बेला वजह रील्स देखकर और उसके साथ साथ अपना टाइम खर्च करने से अच्छा है कि हम लर्निंग स्किल सीखें और उसके बाद उसके साथ साथ कुछ नया करें जैसे आसिफ भाई ने किया जी। तो मैंने जब उनकी वीडियोज़ वगैरह वॉच करी तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला वहाँ से कि नहीं यार चीज़ें जो है हम भी कर सकते हैं, है जी ना? जी मतलब वो भी जाहिर सी बात है, वो भी एक इंसान ही है जो कर रहे हैं ये है ना? बेशक तो चीज़ें उन्होंने करके दी। तो हमने जो है अपने डोमेन्स वगैरह जो है सारी चीज़ें जो है वो लिस्टिंग कराई, लिस्टिंग कराएंगे अच्छा रजिस्टर्ड कराया डोमेन को, और उसके बाद जो है अपना वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ भी हम थोड़ा सा घुसे। जी जाहिर सी बात तकलीफ तो हर काम में नए काम में नए काम में होती है आपको पूरा होता है सारी काम करना जो है जी या फिर आप इनको देखें। असल में क्या है कि लोग ये समझ लेते हैं कि मान लिया कि जैसे कि आपने वेबसाइट डेवलप कर ली, हाँ तो वो ही काम सफिशिएंट हो गया हाँ वो सफिशिएंट हो गया, लेकिन एक वो बार तो- कर ली खत्म हो, जबकि ये चीज़ तो जो है continuously प्रोसेस है, प्रोसेस है इसका, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मान लिया किसी ने आपको जो है वेबसाइट डेवलप करके दे दी, वो वेबसाइट तो डेवलप करके दे देगा आपको, लेकिन उसके बाद वर्कआउट करना रेगुलर बेसिस पर जब तक उसके अंदर भीड़ इकट्ठा ना हो कितने जी। आपके व्यूअर्स विजिट कर रहे हैं बेसिकली हम Traffic तो क्या है? वेबसाइट बनाने का मकसद तो हमारा बिजनेस को ग्रोथ करना है जी। और हम सिर्फ वेबसाइट बनाने कर छोड़ दें तो उसके बाद उसको अपग्रेड ना करें और रेगुलर बेसिस पे ये ना चेक करें कि कितने व्यूअर्स आ रहे हैं जी। कितने तो फिर ग्रोथ नहीं होगा तो ये हाँ, आपने वहां से हाँ, सीखा इस चीज़ जाहिर को। सी बात है कि क्या हुआ कि आप क्वेश्चन माइंड के अंदर ये उठने लगा कि ट्रैफिक जो है वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे क्यों लाया जाए। कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है हाँ, कैसे लाया जाए, लाया कैसे जाए। बढ़ाया जाए, है ना। जी क्योंकि जो ऑनलाइन का जो तरीका ये है, एक तो आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में है या आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में है, तो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री और ई कॉमर्स इंडस्ट्री दोनों डिफरेंट है दोनों डिफरेंट फील्ड है। ब्लॉगिंग में तो जाहिर सी ई बात कॉमर्स है में तो आप पूरी तरह से डिपेंड होकर रहते हैं जनरली हाँ, और उसके बाद ब्लॉगिंग का एक अलग प्रोसेस है जी, उसको जी, ग्रोथ होने में टाइम लगता है हाँ, तो फिर आपने इन दोनों के बीच का कोई रास्ता निकाला हाँ, और फिर आपने उस पर वर्कआउट हाँ, किया जैसे कि मान लिया कि हमने जो है जैसे ई कॉमर्स फील्ड के अंदर जो चीज़ें देखना शुरू करी कि भाई एसईओ जो है किस चिड़िया का नाम है, किस चिड़िया का हाँ, जी है ना। क्योंकि इससे पहले तो कभी हमने सुना नहीं था, जी, जी, जी। का बैकग्राउंड हमारा हमें क्या जी मालूम जी SEO यहाँ क्या पर चीज़ें होती है, आदमी लेकिन या डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, जी डिजिटल में चीज़ों को कैसे आना है, फेसबुक का कैसे यूज़ करना है, Use करना है। इंस्टाग्राम का कैसे यूज़ करें, अपनी आपको बढ़ाने के लिए किस तरीके से हैंडल करें उनको, या किस तरीके से पेजेस जो है मैनेज होते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ कि जो ट्रैफिक लाना था, जाहिर सी बात है वेबसाइट को, तो ट्रैफिक लाने के लिए भी जो स्ट्रेटजीज होती हैं आपकी अपनी, जी अभी मान लिया कि आप जो है अपने बिजनेस को एक लोकल लेवल पे आप मान लिया जो है वो लिस्ट कराना चाहते हैं ना, आपका जो है होलसेल का काम है या आपका जो है रिटेल का तो काम है। उस शहर में आपको कितनी आपकी रैंकिंग क्या हो जा रही है वो एसईओ का बड़ा क्रिएट हाँ, वो रहता है जी मतलब ये सब डिपेंड करती है ट्रैफिक के ऊपर। जाहिर सी बात है ट्रैफिक आएगा तो कन्वर्जन मिलेंगे आपको। कन्वर्जन मिलेंगे जब ट्रैफिक ही नहीं आ रहा तो कन्वर्जन नहीं मिलेंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो अब जैसे वसी भाई के लिए मैं कहूँ कि जैसे कि एशियन के जो है डायरेक्टर भी हैं, तो मेरी जो सलाह जो है वो इनके लिए यही है कि भाई मेन मकसद क्या है कॉलेज को चलाने का, एडमिशन लाना, एडमिशन जी है ना।
एडमिशन लाना है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है। जी जी जाहिर सी बात है, जब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो दे देंगे रहे हैं लोगों को, तो आपकी तरफ लोग आना ही शुरू कर ही देंगे। और ठीक है, माउथ मार्केटिंग भी जरूरी है। बच्चे आते हैं, बच्चों को हम सेटिस्फाई करते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट करवाएं, तो माउथ मार्केटिंग का एक अपना इम्पैक्ट है, नो डाउट, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज भी इंस्टीट्यूशन को मजबूरी हो गई है कि वो डिजिटल मार्केटिंग करें, क्योंकि हमारे पास लोकल लेवल पे जो बच्चे आ रहे हैं उसके साथ साथ आउट ऑफ स्टेट बच्चे कितने आ रहे हैं, या फिर आउट ऑफ कंट्री कितने बच्चे आ रहे हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से कितना वो आ रहा है, उसका भी एक अलग इम्पैक्ट। हाँ नहीं, सही बात है। अब वो चीज़ें हैं कि जैसे मान लिया कि आपके यहाँ स्कूल कॉलेजेस हैं, कॉलेज के अंदर जो है वो सेमिनार्स वगैरह भी हो रहे हैं, ठीक है, या जो है आप एक टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी लोगों को दे रहे हैं। हाँ जी, एक्सपर्ट्स को जो है बाहर से बुला रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर कंपैरिजन में इंडियन इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करूँ बाहर के इंस्टीट्यूशन से, ठीक है ना, तो मैक्सिमम लोगों की चॉइस ये रहती है कि मैं किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँ, हाँ, या अमेरिका में स्टडी करने के लिए चला जाऊँ, जी, या इंग्लैंड चले जाऊँ। तो आपने अगर चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी तो ये चीज़ें जो है पब्लिक के माइंड में क्यों बैठ रही हैं चीज़ें, है ना? हाँ, वो इसलिए बैठ रही हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है, वो डिफरेंट हमारे यहाँ से। जी जी, वो इसलिए है कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो लोगों को लाए हुए हैं, वो लाया है उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर से एक तरीके से, जी जी जी, जो कि इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं, जी जी, है ना, उनको ला के बैठाया हुआ है बीइंग एज ए फैकल्टी अपने, फैकल्टी में, है ना। तो उसका असर जो है बुरी तरीके से पड़ रहा है लोगों पे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व है ना, चीज़ें कराने के लिए। जब हम एक अच्छे रिलेशंस इंडस्ट्री और एकेडमिक का दोनों का अच्छा रिलेशंस होगा, तो है वो कहीं ना कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी डेवलप करेगी। और अगर मान लीजिए आप एज ए यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में कोई पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज बैकग्राउंड का बंदे को नहीं हायर कर सकते, तो आप दूसरा सोर्स करिए, उनको एक्सपर्ट लेक्चर करवाएं रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं। परमानेंट नहीं कर सकते तो आप वैसे करा लीजिए, एमओयू साइन कर लें हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि रेगुलर बेसिस पे एक्सपर्ट आए और फिर बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और फिर कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, अगर जिसके आदमी को जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको, है ना, चीज़ों के बारे में, मान लिया वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, है ना, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट है ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस को, मान लिया जो है 25 साल का जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको एक महीने में बता के चले जाए, जिसको सीखने में उन्होंने 10 से 15 साल लगा दिए। तो कितना बड़ा मेंटोर का बहुत बड़ा फर्क है ना एजुकेशन फील्ड में, तो खास तौर से। तो ये चीज़ें जो है हमें एजुकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ना। ये जो मतलब हमारी एक तरीके से वीकनेस बनी हुई है। हाँ, तो आप जो है व्यूअर्स को ये एक राय देना चाहते हैं, खास तौर पे आपकी बातों से हमें अंदाज़ा लगा कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, या इंस्टीट्यूशंस हों, कोचिंग सेंटर्स हों, वो लोग अपने जो कन्वेंशनल मेथोलॉजी है वो तो इस्तेमाल करें ही, उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी जाएँ, SOE की तरफ भी जाएँ, ताकि जो है उनका जो नाम है वो ग्लोबली कह सकते हैं, या फिर उसका नाम और ज़्यादा एक्सप्लोर हो, और फिर जो कंपटीशन का जो दौर चल रहा है वो फिर उन कंपटीशन से बहुत ऊपर तक आके निकल जाएगी। हाँ नहीं, सही बात है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना जो है वो ज़रूरी है कि आप किस तरीके के सेक्टर में जो एक काम करने जा रहे हैं ना, या लड़कों को किस तरीके की आप जो गाइडेंस दे रहे हैं। जी जी, एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई स्टूडेंट जो है किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है तो उसको बड़ी उम्मीद होती है ना, कि मैंने जो है इस कॉलेज में इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे कहीं ना कहीं बेटर प्लेसमेंट मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। जब हम जो थे काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी रहा, बीइंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा, जी जी, और प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट के तौर पे भी मैंने काम किया, या क्वांटिटी सर्वेइंग पे भी काम किया। बीइंग एज जब हमारा करियर स्टार्ट हुआ बीइंग एज अ साइट इंजीनियर। किसी भी सिविल इंजीनियर का करियर वो यहीं से स्टार्ट होता है। जी, इंजीनियर का तो खास तौर पे साइट पे रहना ही पड़ता है। अब क्या हुआ कि जब हम जॉब में बीच में मैंने रियलाइज़ किया, जब 10 से 15 साल हो गए, बीच में काफ़ी लड़कों के मतलब ऐसा भी था कि सर हमें जो है जॉब की ज़रूरत है, हमें प्लेस करा दीजिए, सारी चीज़ें भी रहती थी लोगों के साथ, हम लोगों के साथ भी रही सबके साथ, है ना। तो जब लड़कों के कॉल आना शुरू करे, तो आप मान लिया हम कंसल्टेंसी सर्विसेज में हैं, जी, है ना। कंसल्टेंसी सर्विसेज वो ऐसी सर्विसेज है कि जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी होना चाहिए, मतलब हाईली एक्सपीरियंस चाहिए उन सर्विसेज को देने। अब वो क्या है, जो लड़के जो है फ़ोन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आज के पास आउट है। अच्छा, तो उनको क्या है ना, उनके दिमाग में एक चीज़ ये बैठी हुई है कि मुझे जो है एक रूम मिल जाए AC, अब मैं टेबल चेयर डाल के बैठा हूँ और मुझे सैलरी आ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जो है प्रॉब्लम उनकी भी नहीं है, प्रॉब्लम उनकी ये है कि वो इस तरह के एनवायरनमेंट से आए हैं। एनवायरनमेंट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, जब वो ऐसे कॉलेज से पढ़ लिए, जी जी, कि जहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस AC में थी, हाँ, है ना, जी 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 जी, चीज़ें जो थी सारी बहुत ईजी तरीके से हो रही थी। पैसे वाली पार्टीज है, पैसा वगैरह आ भी रहा है, तो उन्होंने कभी परेशानियां नहीं देखी, जी, या परेशानियां अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और भाई एक सही सिविल इंजीनियर है
तो जी। ठीक है, वो तो उसे तो बाद जब तक वो मार्केट साइट विजिट नहीं करेगा तब तक तो एक अच्छा इंजीनियर कहलाएगा ही नहीं। जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है, और फिजिकली जब जाके चेक नहीं करेगा तो फिर वो अब एसी में बैठेगा तो काम नहीं कर सकता ना इन चीज़ों का। अब तो मान ये लिया काम आप कि आप तो उनको क्या है ना, उनके दिमाग में एक चीज़ ये बैठी हुई है कि मुझे जो है एक रूम मिल जाए एसी, हाँ, हाँ, अब उसमें मैं हम टेबल चेयर डाल के बैठा हूँ और मुझे सैलरी आ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जो है प्रॉब्लम उनकी भी नहीं है, प्रॉब्लम उनकी ये है कि वो इस तरह के background- एनवायरनमेंट से आए हैं, इन्वायरमेंट क्या है, ना, उनका जब- बैकग्राउंड क्या हाँ, है। जब वो ऐसे और- कॉलेज से पढ़ लिए जी जी कि जहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस एसी में थी, हाँ हाँ है ना, जी 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 चीज़ें जो थी सारी बहुत इजी तरीके से हो रही थी। पैसे वाली पार्टी से पैसा वगैरह आ भी रहा है तो उन्होंने कभी परेशानियाँ नहीं देखी, जी या परेशानी अपनी ज़िंदगी में नहीं झेली। नहीं देखी। और भाई एक सही सिविल इंजीनियर है तो जी। ठीक है, वो तो उसे तो बाद जब तक वो मार्केट साइट विजिट नहीं करेगा तब तक तो एक अच्छा इंजीनियर कहलाएगा ही नहीं। जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जरूरी होता है, और फिजिकली जब जाके चेक नहीं करेगा तो फिर वो अब एसी में बैठेगा तो काम नहीं कर सकता ना इन चीज़ों का। तो ये काम आप कि आप जो है एसी में से निकल कर आए जी जी हैं और सीधे जो जॉब की तरफ जाने लगे आप, तो लोगों को लगता है कंसल्टेंसी जॉब तो बड़ी ईजी है, बहुत ईजी है। हालांकि ईजी नहीं है वो। कंसल्टेंसी सर्वाइव तो वही कर लो करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस हाँ, कंसल्टेंसी जॉब में क्या होता है ना बस भाई कि आपको जो है मान लिया गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, हो। जी जी जैसे मेरा एक्सपीरियंस है वाटर सप्लाई से रिलेटेड जी आता है, जी जी तो इन तरीके की सर्विसेज में आप रहें। अब आपको अब आईएएस और पीसीएस को जो है फेस करना है। बेशक हाँ हाँ, तो वही तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बिहेवियर, जी। आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, वो सब मैटर करता है। हाँ, आईएएस ऑफिसर से तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं बात कर सकते ना, नहीं तो वो आप उनको सेटिस्फाई तभी करेंगे जब लॉजिकली आपको हाँ। करना है, डाटा वाइज करना है, और आप उनके सामने तो और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उन हाँ। ऑप्शंस को कैसे वो आप ही की तरह आप ही को क्यों ऑर्डर दें, जी। ना, ये एक बहुत बड़ी तो क्या है कि का काम है। हाँ, वो जो है क्या कहते हैं आपके एक्सपीरियंसेस को जो है अपने साथ शेयर करेंगे, बेशक है ना, चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चंस जो है हमेशा जो है साइड वगैरह पर रहते ही हैं। तो मैं तो जितने भी यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी फिलहाल में जो है इंजीनियरिंग अपने पास आउट की है, तो उनके लिए जो मेरा एक ही मैसेज है कि पहले जो है अपने आप को घिसें, हाँ है ना, फील्ड में जब आप घिसोगे तभी आप जो है एक बेहतर हीरा बन के निकलोगे, है ना? बेशक बेशक। ऐसे आप जो है इस तरीके से हीरा नहीं बन सकते, आप एकदम से निकले और जो है हाँ, तैयार यानी हो कम से कम आपका मानना है कि 3-4 साल 5 साल तो उनको तो प्रैक्टिकल जी। फील्ड में जाना चाहिए, हाँ। और उसके बाद अगर आप वो चाहें तो वो कंसल्टेंसी के तौर पे भी कर सकते हैं, या फिर वो साथ साथ पैरेलल वो एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी अपनी करते रहें जी। और साइड का एक्सपीरियंस भी लेते रहें। देन क्या है, वो जब एकेडमिशियन बनेंगे तब भी बहुत अच्छे हाँ, एकेडमिशियन सही बात, जाहिर सी बात है ना, फील्ड का जब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होगा उसकी तो बात उसका ही एक अलग अलग ही इम्पैक्ट। एकेडमिक में जो आप जो है वो कभी भी आ सकते हैं, जी जी है ना, एक चॉइस होती है इंसान के Choice साथ होती है। कि भाई एकेडमिक के अंदर जैसे इंडस्ट्री से एकेडमिक में घुसना बहुत आसान होता है, जी 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 लेकिन एक एकेडमिक से एक इंडस्ट्री के Industry अंदर में घुसना जाना एक है तो बहुत बहुत मुश्किल काम हो मुश्किल जाता है काम है, उसके लिए, बड़ा वो मुश्किल। किस तरीके जाए, क्योंकि इस तरीके के एनवायरनमेंट में उसने देखा ही नहीं होता, एक तरीके से फेस ही नहीं किया होता, बेशक क्योंकि चीज़ें जो है बहुत अलग तरीके से चेंज होना शुरू हो जाती है जब आप बेशक। फील्ड में जाते हैं। बेशक तो ये सब चीज़ें जो है हमेशा ये बनी रहेंगी लोगों के उसमें। तो अब जो बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लिया कि आप जो है आपने एक नया स्टार्टअप वगैरह जो है शुरू किया, जी है ना, मान लिया कि आप फील्ड में आए और नया स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं, तो मेरी एक यही सलाह है कि अब आपको चूज़ करना है कि आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं कि ऑनलाइन जाना या चाहते ऑनलाइन हैं, है ना, क्योंकि दोनों के तरीके जो बहुत अलग हैं। जी ऑफलाइन मार्केटिंग का तरीका बहुत अलग है और ऑनलाइन हाँ, मार्केटिंग का जी। तरीका बहुत अलग है। जनरली क्या होता है, जो ऑफलाइन मार्केट्स जो होते हैं कि मान लिया कि आपने कोई शॉप खोली है अपैरल्स की जी मार्केट के अंदर, ठीक जी है ना, जी अब आप जो है वो जाहिर सी बात है आपको लोगों के बीच में पहुंचना है, जी है ना, तो लोगों के बीच में जो है वो तेजी से कैसे पहुंचे, लोगों के माइंड में ये चीज़ रहती है। जब जी। नया आदमी होता है तो इतने लोगों को जानता भी नहीं है, जी 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 है ना, अब आपको लाना है कस्टमर्स को अपनी अपनी तरफ ट्रैकिंग हाँ, जी कस्टमर को कैसे ट्रैक करेंगे या किस तरीके के ऑफर्स जो है वो चलाएंगे आप। चलाएंगे। तो आपकी ऑफरिंग जो इस तरीके की होना चाहिए कि वन ऑफ द बेस्ट, बेशक क्योंकि फील्ड में आपको कम्पीट करना है। अट्रैक्ट करें लोगों को, हाँ, attract करें मैग्नेटिक लोगों को, हाँ। अप्रोचेस होने चाहिए कि और लोग दूसरी चीज़ क्वालिटी क्या दे रहे हैं आप, क्वालिटी का दे है ना, कि कस्टमर रिटर्न जो है वो होना चाहिए, कस्टमर जो है पलट कर एकदम से आपकी तरफ आए, आए। है अच्छा, ना। और दूसरी दूसरी बात कस्टमर ये है कि एक बार आ जाए तो फिर वो जाए नहीं, वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए। ये भी हाँ, हमें हाँ। स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। एक चीज़ और आपने नोट करी होगी, जैसे कि मान लिया आप जो है 15 साल पहले जो है किसी बनिए के यहाँ से जो है आपका किराने का सामान आता था, जी है ना, पापा लाया करते थे या दादा लाया करते थे। तो हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी ये है, यार पापा जहाँ से लाया करते थे, दादा जहाँ से लाया करते थे, हम भी वहीं वहीं से आया से था, जी 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 है ना, क्योंकि ये हम लोगों की एक इंडियन मेंटेलिटी है कि हम Indian लोग के mentality। रिलेशंस इस तरीके से बन जाते हैं तो वो चीज़ छोड़ते नहीं है लोग। जी जी। मतलब काफ़ी हद तक ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हो रही है इंडियन मार्केट में खास तौर से, है ना।
तो रिलेशन आप भी इस तरीके से तैयार करो, शुरू करो चीज़ों को, है ना, ये लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। जी जी जी। और आप अपने ऑफर्स वगैरह तो इतने अच्छे और डिस्काउंटेड रेट पे चलाइए ताकि लोग जो है आए तो फिर लोग जुड़े आपसे, जुड़ते चले जाएं। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ होती है रिकमेंडेशन। हाँ, जैसे रेफरल मार्केटिंग रेफरल मार्केटिंग जिसे कहा जाता है कि आप तो खैर रेफरल का नाम दे दिया लोगों ने, लेकिन पहले ही माउथ टू माउथ कह लें, जैसे भी कह लें, जी जी, है ना, क्योंकि क्या हुआ कि रेफरल भी अच्छी चीज़ है, मार्केटिंग का तेज तरीका है जी। रेफरल के असली मायने तो जनरली क्या है कि जैसे कि मान लिया कि कोई स्टूडेंट है, मैं एक एजुकेशनल सेक्टर को टारगेट करते हुए बता रहा हूँ जी कि मान लिया आपने स्टूडेंट के बीच में जो है एक चीज़ फैलाई जी कि ऐसा है कि अगर तुम एक स्टूडेंट और ले आओगे अपने साथ, एक एडमिशन और एक्स्ट्रा करा दोगे तो हम आपकी फीस में डिस्काउंट दे देंगे, है ना। तो ये भी एक रेफरल मार्केटिंग है, अच्छा तरीका है ना, इसमें कोई भी बुराई नहीं है और लोगों को जो है ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी बिजनेस के अंदर। और चीज़ें जो है जाहिर सी बात है बेटर से बेटर हो सकती हैं, या आप जो है क्या कहते हैं PPC मार्केटिंग करिए जो कि पेड मार्केटिंग कहलाती है। जी जी जी, वो आप फेसबुक और गूगल के थ्रू और बड़ी सस्ती हैं जी। अच्छा, क्योंकि आज के हिसाब से क्या है कि जैसे मतलब 500 रुपीज़ में नियर अबाउट 1 वीक तक आप कर सकते हो अच्छा मार्केटिंग, अच्छा, है ना। और एड्स जो है वो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एड्स जो है कम से कम 3 से 4 चलाएं। अच्छा, मतलब 3 से 4 ऐड जो वो चलना चाहिए, तो या तो वो वीडियो फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए, वीडियोस आपकी बनी हुई, जी, है ना, क्योंकि लोग जो है मोबाइल यूजर ज़्यादा है आज की डेट में, बेशक, जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ऐड के लिए खास तौर से, जी जी, है ना। जैसे कि मान लिया कि आपने जो है ऐड बनाया, कुछ ऐड हमारे स्टिल भी हो सकते हैं, फोटोग्राफ वगैरह हैं उस टाइप के, है ना, इन्फोग्राफिक्स हैं, इनको आप यूज़ करिए अपने एड्स में, है ना। तो 3-4 ऐड आपने ऐसे बना लिए, जो आपने इन एड्स को जो रन कराया तो उसके बाद क्या होता है ना कि लोग जो है जानना एक चीज़ कहलाती है पिक्सल्स, हाँ, जो क्या कहते हैं इसमें चलती है फेसबुक वगैरह में, जी जी, है ना। मैक्सिमम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका यूज़र कहाँ से आ रहा है, ठीक है, किस जगह से आ रहा है, किस तरीके की उसकी इंटेंशन है पूरा। जैसे आप हम देखते हैं कि यूट्यूब चैनल में अपने कि आपके व्यूज कहाँ से देखा, किस दिन देखा, किस तरह से रहा, किस दिन व्यूज बढ़े, किस दिन कम हुए, तो वो आप एनालिटिक्स के जरिए से एनालिसिस कर सकते हैं, फॉर्म में एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मान लिया कि हमने जो है किसी कॉलेज का ही ऐड चलाया जी आपने, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डेमोग्राफिक्स। जी जी, डेमोग्राफिक्स, किस डेमोग्राफिक्स को आप टारगेट कर रहे हैं, किस एरिया से पर्टिकुलरली आ रहा है और किस सेक्टर से आ रहा है, ये सारे, तो उसमें आपको साइकोलॉजिकली बहुत मदद करती है। आप अपना टाइम को यूटिलाइज करके और जहाँ से आपको आ रहा है, जहाँ से आपको ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे अपने मैक्सिमम एनर्जी लगाते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वो रिजल्ट वो चीज़ों को दिखाना भी शुरू करता है। और वो ऐसे आता है कि जैसे मान लिया कि फर्स्ट टाइम आपने मान लिया ऐड चलाया, ठीक है ना, एक बार ऐड चलाया तो ये चीज़ें जो लोग क्या सोचते हैं, हमने एक बार ऐड चलाया तो हमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता, कम चांसेस हो जाते हैं थोड़े से, है ना। जितने लंबे आप ऐड चलाएंगे उतनी जो है आपके एनालिटिक्स जो है वो डेटा आपके पास ज़्यादा आ जाएगा। दोस्तों देखिए, जहाँ पे आसिफ भाई ने कितनी अच्छी बात बताई यहाँ कि हम जो है पेड मार्केटिंग के जरिए से फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे हमारे टूल्स, सोशल मीडिया के टूल के जरिए से अपने छोटा जो बिजनेस है, छोटे बड़े इस माइक्रो मीडियम बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होगा आपको कि जो ग्राफिकली वो दिखाएगा, तो डेमोग्राफिकली आपको ये इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आप जो ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं या जहाँ से लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में व्यू, तो वहीं पर आप फोकस करें और फिर ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर लगाएं, तो फिर आपको क्या होगा, वो बिजनेस ग्रोथ। ये चीज़ें हैं जो हमारे ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी को सिखाने की ज़रूरत है। और मैंने इससे पहले भी बताया कि आसिफ भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें जो है, मैं समझता हूँ कि ये बात कहने के लिए जैसे विवेक बिंद्रा जी काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे अलीगढ़ शहर में उसी तरह का काम हमारे आसिफ भाई कर रहे हैं, जो कि बताते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करें छोटे छोटे स्टेप के जरिए से, और फिर देखिए उनका जो है उनका जो बिजनेस किस तरह से ग्रोथ करेगा। देखिए ये क्या जनरली क्या है कि लोगों को जो मैंने बातचीत करी आपके बिजनेस वगैरह से, उनका मैंने व्यूज़ लिए किस तरीके से क्या है, उनका क्वेश्चन ये होता है कि आसिफ भाई ऐसा है कि हम जो है वो ब्रांड नहीं बन पा रहे हैं जी, है ना। एक्चुअली क्या है कि लोगों के माइंड के अंदर जो है वो एक चीज़ बैठी हुई है कि ब्रांडिंग जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे मान लिया कि हमने जो है एक बहुत बेहतरीन सा लोगो बनवा लिया तो ब्रांडिंग हो जाएगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। लेकिन अब एकदम से ब्रांडिंग तो एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस है,
जब तक आप लोगों के दिमागों में बार बार वो चीज़ क्लिक नहीं करोगे जी। तब तक वो ब्रांडिंग नहीं होगी। या लोगो छपवा लिया हमने, या क्या कहते हैं एक होर्डिंग बहुत बेहतरीन सी बनवा ली, लगवा दी, वेबसाइट एक डेवलप करवा दी, है ना। तो लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब ये जो है एक ब्रांडिंग हो गई हमारी। एक्चुअली क्या है, ब्रांडिंग के मायने तो बहुत ही अलग है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने समझा चीज़ों के बारे में, ब्रांडिंग जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि मान लिया कि आप जो है एक कमरे में बैठे हुए हैं जी, और वहाँ पर जो है 500-600 लोग हैं। जी, आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा, वहाँ पर लोगों को बुलाया और उनको दिया। मान लिया कि परफ्यूम ही है, जी, आपने लोगों के बीच में सैंपल के तौर पे लोगों को जो है परफ्यूम जो दिया, है जी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 500-600 लोगों जी, को वहाँ जी, पर, है ना, सैंपल के तौर पे। अब आप उस कमरे से चले गए। जी, उस कमरे से जाने के बाद सब अब लोग पब्लिक अपनी ऑब्जर्वेशन से पब्लिक क्या कह रही है आपके प्रोडक्ट के बारे आपके में? बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में हाँ, क्या उसके व्यूज़ हैं, हाँ, क्या व्यूज़ है, क्या तो कह वो रही है? दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रांडिंग। दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रांडिंग। अब पब्लिक जो है अच्छे व्यूज़ दे रही है या खराब व्यूज़ दे रही है, जी, किस तरीके के रिव्यूज़ आ रहे हैं, फीडबैक्स क्या आ रहे हैं? आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों की क्या राय है, हाँ, वो दैट इज़ कॉल्ड अ हाँ, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग। किस तरीके की बात कर रहे हैं आप आपके प्रोडक्ट के बारे बारे में में? क्या चल रहा है? अब जैसे कि मान लिया कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे एप्पल का फ़ोन ही लूँ, जी, है ना? तो एप्पल के फ़ोन को आपने देखा होगा कि वो एडवर्टाइज़मेंट बहुत ज़्यादा नहीं चलाता, जी, जी, जी। है ना? बहुत ही उनका कम आपने उसके ऐड देखे होंगे। लेकिन वो ब्रांडिंग से ही उनका पूरा हाँ, पूरा बिज़नेस का हाँ, ब्रांडिंग से ही रेफर्ड एंड हाँ। मार्केटिंग से ही इनका माउथ काम मार्केटिंग है। समझ लिए, रिफंड मार्केटिंग समझ लिए, क्योंकि क्या हुआ ना कि उन्होंने पब्लिक के बीच में इतनी जबरदस्त चीज जो है पहुंचाई माइंड के अंदर, प्रोडक्ट की हमसे तरह बेस्ट कोई नहीं है, हमसे बेस्ट हम बेस्ट है ना। बेशक, जहां पर आपने ये चीज पहुंचा दी कि हम बेस्ट है, तो वो ही कामयाब है, हाँ, तो बस वही कामयाब है। हम बेस्ट हैं। उसके लिए आपकी क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी, आपकी मार्केटिंग, आपके हाँ। एडवर्टाइजमेंट, आपका डिजाइनिंग, जी जी आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, आपकी पैकेजिंग, आपकी जी। एडवर्टाइजमेंट, ये सारे चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आपने मान लिया प्रोडक्ट जो है मैंने आपको दिया कोई अपनी कंपनी का, अब उस प्रोडक्ट में कोई भी फॉल्ट आ जाता है, जी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में फॉल्ट आ जाता आ है, सकता है जाहिर सी बात जी, आ आ सकता है सकता ना। उसके बाद मेरी सर्विसेज क्या रहेंगी? सर्विसेज क्या है? सेल आफ्टर सर्विसेज का भी एक बहुत बड़ी उसका इंपॉर्टेंस बहुत बहुत है। बड़ी इंपॉर्टेंस है ये, कि मतलब आप सेटिस्फाई सामने वाले को कर पा रहे कितना हैं, कर नहीं पा कर रहे पा रहे हैं, चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना जो बड़ा ज़रूरी है बिजनेस में खास तौर से। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो बड़ी काम की रहेंगी किसी जी। भी बिजनेसमैन के लिए। जी। और अगर जो है पब्लिक जो है हमसे बात करना चाहती है, या कुछ चीज़ें जो हमसे आइडिया कोई चाहती है लेना, तो वो भी हमसे ले सकती है। तो और क्या आसिफ भाई उसके लिए आप हमारे व्यूअर्स को अपनी ईमेल आईडी, हम नहीं चाहेंगे कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, क्योंकि फिर आपको दिन भर परेशान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी मेरे चैनल पे भी लगभग 8,000 के करीब जी जी सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कम से कम अपनी ईमेल आईडी दे दें या हमें बता दें, ताकि वो लोग जो है आपसे कुछ ऐसा कुछ हो जी। तो वो मेल के थ्रू आपसे बात कर सकते देखिए हमारा जो चैनल है वो लर्न विद आसिफ के नाम से है, हैं। अच्छा, और जो मेरा हैंडल है वो @dear आसिफिन के नाम से है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ ईजी तरीके से जो आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। और अगर मान लिया कोई भी नए बिजनेस आइडियाज़ हैं वो भी हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। बल्कि मैं और- चाहूँगा कि मेरे जी। व्यूअर्स जो हैं जी, सब के सब जो है ये आसिफ भाई का जो चैनल है, आपने नाम बताया अपना, जी, जो लर्न विद आसिफ, जी लर्न विद आसिफ के नाम से लर्न मैंने विद चैनल बताया। आसिफ को सब्सक्राइब करें, और ये सारी बातें जो अभी छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं, वो वहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी व्यूज़ अपने अपने जी, जी, जो है आपके वीडियोस बन रहे हैं, तो वहाँ पर देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें और उसको सबके साथ शेयर करें, तो आपको कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा डाउट जो है वो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और जी। कुछ आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट क्लियर करें और आसिफ भाई फौरन आपका उसका जवाब दें। हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम जवाबों को दे सकें, जी लोगों को उनको सेटिस्फाई कर सकें। Satisfy खास तौर से जो हमारे जो है वो जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जी। उनकी हम हेल्प करना चाहते हैं, अच्छा कि वो जो है क्या कहते हैं हमसे जुड़े जी। और चीज़ों को जाने कि भाई किस तरीके से स्टार्ट करना है। या वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बेचारों को सही सही से जो है पूरी तरीके से करके नॉलेज नहीं मिल पाती। नॉलेज ना होने की वजह से पूरी वो नॉलेज स्टक हो चुके हैं, जी और हमारी भी जिम्मेदारी है। देखिए बीइंग इंडियन या बीइंग हम जहाँ अलीगढ़ जैसे शहर में रह रहे हैं, जहाँ पे एजुकेशन तो बहुत नॉलेज है, लेकिन जो एक तबका है जो बिलो मीडियम तबका कह लीजिए, या फिर ऐसे सेक्टर जो बिजनेस छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को मार्केटिंग स्किल्स ना होने की या बिजनेस स्किल्स ना होने की वजह से वो अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर तो पाते। हमें आज ऊपर वाले ने, अल्लाह ने इतना नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें एक नॉलेज दी है, जी। अपने अपनी फील्ड में हम लोग महारत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को हम शेयर करें, तो ये भी एक सदका जारिया है, समझ नहीं लो। जाहिर सी बात है, इसको क्योंकि भी अगर मान लिया कि लोग जो है हमारे कहीं अटक रहे हैं, जी है ना, चीज़ों में,
या उनको लग रहा है कि ये चीज़ हमसे नहीं हो सकती, वो तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं जी। और कांटेक्ट करें हमसे और हमारे चैनल पे भी बने रहें। आपके क्योंकि चैनल क्या है ना कि हमने बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो इस तरीके की भी डाली जो कि बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी जो है लोगों को फायदा पहुंचा फ़ायदा रही है। पहुँचा सकती है और बेनिफिट होगा उनको इंशाल्लाह, बेशक। है ना? तो वसी भाई ने जो है अपने चैनल पे हमें बुलाया अपने पॉडकास्ट पे, उसके लिए बहुत ही मैं शुक्रमंद रहूँगा और ये हमारी इंशाल्लाह हम लोग खुशनसीबी बने है रहेंगे। कि आसिफ भाई ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जो आसिफ भाई ने जो बातें कही हैं, आप उन सब बातों को अपनी एक पर्टिकुलर डायरी में नोट करें और ये बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें। और आसिफ भाई की बातों से ये अंदाज़ा लग गया कि जो बेसिक्स टूल्स हैं, मार्केटिंग टूल या बिज़नेस टूल्स, उसको हम कैसे अपनाकर अब, और जैसे आसिफ भाई ने 2-3 लोगों का नाम भी लिया, उनको भी देखकर हम जो है अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और जो अपना बिज़नेस है, अगर माइक्रो है तो उसको मीडियम कैसे बनाएँ, और मीडियम है तो उसको फिर हम हायर कैसे बनाएँ और एडवांस कैसे बनाएँ, ये चीज़ें हैं। मैं दिल की गहराइयों से आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत कीमती वक़्त हमें दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी। जज़ाकल्लाह। बहुत-बहुत थैंक यू। वालेकुम सलाम।